आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज मुल्क बाबा कौम महात्मा गांधी का 71वां यौम शहादत मना रहा है। मुल्क इस मर्द मुजाहिद को शानदार खिराज अकीदत पेश कर रहा है। आज हमारे दरमियान गांधी जी तो नहीं है, लेकिन उनकी तालीमात और पैगामात रहती दुनिया तक हमारे लिए मशअल राह हैं। पिछले कुछ अरसे से मुल्क के बदले हालात से अवाम में एक बेचैनी सी है। नफरत और तशद्दुद का दौरा है। कुछ शरपसंद अनासिर आज भी बाबा कौम का कत्ल कर रहे हैं। कातिल इसी मुल्क के शहरी हैं। आज भी अलीगढ़ में गांधी की यौम शहादत को शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शरपसंद कारकुनों ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे के हक में नारे भी लगाए। ऐसे हालात में गांधी के नजरियात और अफकार ख्यालात की अशद जरूरत है। जिस भारत का ख्वाब गांधी जी ने देखा था, आज मुल्क इससे कोसों दूर है। जिस भारत के लिए गांधी जी ने अपनी जान निछावर की थी, वो ख्वाबों का हिंदुस्तान इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां राम के नाम पर सियासत, जात पात, फिरके और इलाकायत के नाम पर कत्लो गारतगिरी उरूज पर है। ऐसे नाजुक हालात में मुल्क के अवाम को फिर गांधी के फलसफे और उनकी तालीमात की अशद जरूरत है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आजादी की तहरीक के अहम तरीन किरदार, सत्याग्रह और अहिंसा के अलंबरदार मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी और बापू 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। उन्होंने गुजरात के पोरबंदर में आंखें खोली। वो अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी तालीमात और अपनी नजरियात से महात्मा गांधी यानी बाबा कौम बने। मुल्क के लिए जो खिदमात उनकी रही हैं, वो रोज़े रोशन की तरह आया हैं। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी जी मुल्क से गुर्बत कम करने, खवातीन को उनके हुकूक दिलाने, मजहबी और नस्ली खैरसगाली, छुआछूत के खात्मे की मुहिम चलाई। गांधी जी ने मशहूर अदम ताउन तहरीक की क़यादत की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया और आखिरकार हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन इतने अरसे के बाद अब जहनों में यह सवाल उठता है कि जिस मंजिल का ख्वाब गांधी जी ने देखा था, हमें वो मंजिल मिली या हम हुनूस सफर में हैं। मौजूदा दौर में जब हम मुल्क के हालात, अवाम के ख्यालात और खासकर सियासी हालात पर नजर डालते हैं, तो हमें एहसास होता है कि आज हम जहां खड़े हैं वहां नफरत व तशद्दुद का दौरा है। गाय के नाम पर इंसानों का कत्ल किया जा रहा है। राम के नाम पर सियासत उरूज पर है। मुल्क को जात पात, फिरके और इलाकों के नाम पर बांट दिया गया है। ऐसे हालात में बाबा कौम के अदम तशद्दुद के फलसफे और उनकी तालीमात की अशद जरूरत महसूस की जा रही है। गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान एक मिसाली जमहूरी मुल्क बने। पॉलिसियां और कवानीन आसानियां पैदा करने के लिए बनाए जाएं, न कि दुश्वारियां पैदा करने के लिए। कानून की बालादस्ती हो, इसका एहतराम सभी के दिलों में हो। कानून साजी के साथ साथ इसका निफाज भी सख्ती से किया जाए और जमहूरी कदरों को फरोग दिया जाए, तभी गांधी जी के ख्वाबों का हिंदुस्तान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस हिंदुस्तान के लिए, जिस प्यारे मुल्क के लिए बाबा कौम महात्मा गांधी ने अपनी जान निछावर कर दी थी और जिस हिंदुस्तान को ख्वाब देखते थे, क्या हिंदुस्तान की तस्वीर आज गांधी जी के ख्वाबों जैसी है, या आखिर अगर वो तस्वीर नहीं है तो कमी कहां रह जाती? इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ स्वामी दीपांकर जी, हिंदू धर्म गुरु हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, गांधी स्कॉलर हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब तारीखदां हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और आमिर साबरी सीनियर सहाफी हैं। इसके अलावा कुछ देर में गोपाल शेट्टी, जो कि रुकने पार्लियामेंट है, एमपी हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि मुल्क का प्रेजेंट सिनेरियो, मुल्क के मौजूदा हालात और गांधी जी का आइडियोलॉजी, कहां पाते हैं गांधी जी के नजरिए को आप मुल्क के मौजूदा हालात में? देखिए, मुल्क के मौजूदा हालात में गांधी जी का नजरिया तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन गांधी जी की चित्र जो है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। ये भी बड़ी गनीमत है कि चित्र भी अभी तक सही सलामत है गांधी जी के, वरना जो हालात पैदा हो रहे हैं। जी अमलेंदु जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लग रहा कुछ तकनीकी खराबी है।
आवाज जी, नहीं मेरी आवाज? ख्वाजा इफ्तिखार साहब। जी जी ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी ख्वाजा साहब, आपकी आवाज आ रही। मैं जो सवाल मैंने उपाध्याय जी से कहा था वही सवाल आपसे भी, कि मुल्क के मौजूदा हालात, चाहे वो सियासी हो चाहे वो अखलाकी हो, किसी तरह के भी हालात, आपसी भाईचारे और इत्तेहाद, किसी भी सिनेरियो में हम जाए, ऐसे में गांधी जी का जो नजरिया था उसे आप कहां पर पाते हैं? देखिए, गांधी जी का जो बुनियादी नज़रिया था या जो बुनियादी नज़रिया है वो है इंक्लूसिव इंडिया का, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कसरत में वहदत, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा माशरा अपने अंदर रखता है जो मल्टी लिंगुअल है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, और उसमें तमाम वहदतों को, तमाम सकाफ़तों को, तमाम तहजीबों को, तमाम तमद्दुन को, तमाम ज़ुबानों को, हर किस्म की अखलाकियात को, हर किस्म के नज़रियात को फलने फूलने का बराबर से मौका मिलता है। आज का जो हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान में वो एक नज़रिए पर चलने वाला हिंदुस्तान है, जो गांधी जी का हिंदुस्तान नहीं है। ये आज की सूरत हाल ये है कि आज की सूरत हाल में गांधी जी कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसा भी हमारे भाई कह रहे थे कि गांधी जी की तस्वीर नज़र आती हैं, गांधी जी के नज़रियात और गांधी जी का जो किरदार है और जिस तरह का हिंदुस्तान गांधी जी देखना चाहते थे, उस हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का जिक्र नहीं था। उस हिंदुस्तान में एक ऐसी वहदत का, एक ऐसी कौम का जिक्र है, एक जिसमें नाम अलग हो सकता है, मजहब अलग हो सकता है, जुबान अलग हो सकती है, इलाका अलग हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद हुस्न हिंदुस्तान ये है कि हम सब बराबर, हम सब एक सोच रखने वाले लोग, एक मुल्क की तरक्की में मिलजुल कर काम करने वाले लोग, एक दूसरे पर सवाल न उठाने वाले लोग। आज मुझे बदकिस्मती ये दिखाई देती है कि आज एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी पर सवालिया निशान लगाने लगा है, और ये एक बहुत ही यानी अफसोसनाक तब्दीली है। नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैं तमाम को हुब्बुल वतन मानता हूँ, सबको नेशनलिस्ट मानता हूँ, सब हिंदुस्तान की तामीर करना चाहती हैं, सब हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहती हैं। लेकिन आज जब हम डिबेट्स देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो हमें ये दिखाई देता है कि एक जमात का आदमी दूसरी जमात के आदमी को गद्दार कहता हुआ दिखाई देता है। आप यकीन जानिए, दिली तकलीफ होती है। इस मुल्क में कोई गद्दार नहीं है। अगर कोई गद्दार होगा तो इस मुल्क का आईन, इस मुल्क के इदारे, बिल्कुल, यानी ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि मुल्क की सियासत में भी कहीं ना कहीं बहुत गिरावट आई है। एक तरह से मुल्क की सियासत जो है उसका भी रुख बदला है। गिरावट यही अबू हुरैरा साहब, सियासत में अखलाकी गिरावट यही आई है कि हमने एक दूसरे की बर्दाश्त जो है, एक दूसरे की लिए सहनशीलता जिसको हम कहते हैं, यानी कोएग्जिस्टेंस, बकाए बाहम जिसको उर्दू में कहा जाता है, कि तमाम नजरियात, यानी लेफ्टिस्ट भी हिंदुस्तानी है, भाजपाई भी हिंदुस्तानी है, कांग्रेसी भी हिंदुस्तानी है, बासपा का भी जो रहने वाला वो भी हिंदुस्तानी है, शिमाली हिंदुस्तान का रहने वाला भी हिंदुस्तानी है, जुनूबी हिंदुस्तान का रहने वाला भी हिंदुस्तानी है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, और यहीं पर हम महात्मा गांधी, बापू जी के मैसेज को भूल जाते हैं। यहीं पर हम गांधी जी का जो पैगाम है उसे एक तरह से भूल जाते हैं। एक छोटी सी बात और कह दूं, देखिए इस 5-5.5 इन 5 सालों में सरदार पटेल को जो अहमियत दी गई है, क्या मैं सरदार पटेल की अहमियत से इनकार नहीं करता। वो बहैसियत होम मिनिस्टर पहले हिंदुस्तान के, यकीनन उनका एक किरदार है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने जो किरदार अदा किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में किया, और उन्होंने जो कुछ भी कारहाय नुमाया अंजाम दिए वो तमाम के तमाम उस काबीना के फैसलों के तहत अंजाम दिए। लेकिन इस मुल्क के अंदर जिस तरह का स्टैचू उनको बनाया गया, मालूम ये होता है कि सबसे बड़ी शख्सियत इस मुल्क की सियासत के मैदान में अगर कोई है तो सरदार पटेल है। बिल्कुल, यानी पिछले कुछ सालों में सरकारों के नजरिए में भी एक तरह से गिरावट आई है और सरकार के नजरिए में भी एक तरह से फर्क आया। मैं ख्वाजा साहब फिर आपके पास आऊंगा। अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा गोपाल शेट्टी साहब जो कि रुकने पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। गोपाल शेट्टी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। अमलेंदु उपाध्याय जी, जो बात ख्वाजा इफ्तिखार साहब कह रहे थे उससे आगे ही हम चलना चाहेंगे।
ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारी मौजूदा अगर आप पॉलिटिक्स देख लीजिए तो उसमें भी बहुत गिरावट आए हैं। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो नजरिया था, मौजूदा वक्त की पॉलिटिक्स में आप उसे किस तरह से पाते हैं? देखिए, जो गिरावट पॉलिटिक्स में आज दिखाई दे रही है वो ऐसा नहीं है कि गांधी जी के समय में नहीं थी, लेकिन गांधी जी के समय में वो ताकतें जो आज पॉलिटिक्स में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं वो साइडलाइन थी। और वो इसलिए साइडलाइन थी कि गांधी जी का जितना विशाल व्यक्तित्व था, जितना विराट व्यक्तित्व था, और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में उनकी मकबूलियत थी, उसके आगे वो ताकतें खामोश पड़ी हुई थी। और गांधी जी का ये सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चल करके आजादी के आंदोलन को आम जन का आंदोलन बनाया। और इसीलिए वही मूल्य जो थे, जो गांधी जी ने तय किया आजादी की लड़ाई के दौरान, वो बात की सियासत में हिंदुस्तान में उनका पालन होता रहा। लेकिन इधर जो है बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरीके की शब्दावली जिस तरीके से प्रयोग की जाती है, जिस तरीके के अल्फाज जो है वो प्रयोग किए जा रहे हैं सियासत में, वो निश्चित तौर पर बहुत गलत हैं। और गांधी जी के तो खैर वो सपनों से बहुत दूर हैं, गांधी जी के सपनों के तो हैं ही नहीं। लेकिन जो जिस धर्म मजहब की आड़ लेकर के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उस धर्म मजहब का भी वो इस्तेमाल नहीं करते, वो मतलब उनके खिलाफ जाते हैं। तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, आप गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत से लोगों को इख्तलाफ है, बहुत सी चीजों से। जाहिर सी बात है कि हमने गांधी को छोड़ा, गांधी जी के नजरिए और उनके आइडियोलॉजी को छोड़ा, और यही वजह है कि हमें एक तरह से गिरावट आती लगातार चली गई। आमिर साबरी साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि गांधी जी को हमने छोड़ा, गांधी जी का जो फलसफा हयात था, उनका जो फलसफा था, उसे हमने छोड़ा और एक तरह से गिरावट लगातार आती रही और आज हालात बहुत नाजुक हैं? देखिए अबू रारा साहब, बहुत ही अहम मुद्दे पर आपने डिबेट बुलाई है कि आज का भारत और गांधी। मैं कहना चाहूंगा कि अहिंसा के पुजारी गांधी जी अहिंसा के पुजारी के हैसियत से जाने जाते थे देश में, लेकिन आज गांधी जी का देश ये हो गया है कि अपनी विचारधारा से अलग दलों के सांसदों विधायकों को पाकिस्तान जाने की वार्निंग दी जाती है, देश छोड़ने की वार्निंग दी जाती है, नहीं तो समुद्र में डिबोने की वार्निंग दी जाती है। आज संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पैरों तले रौंदा जा रहा है। मेरे गांधी ने ये देश का सपना तो नहीं देखा था, मेरे गांधी ने ये देश का सपना नहीं देखा था कि लड़कियों का बलात्कार कर दिया जाए, उसके बाद जिंदा जला दिया जाए। यकीनन गांधी जी की रूह बड़ी शर्माती होगी हमारे देश को देख करके। और हमारे देश गांधी का ये सपना नहीं था कि यहाँ पर एक फिरके को सांप्रदायिकता के तौर पर तंग किया जाए, ये मेरे गांधी का सपना नहीं था। मेरे गांधी का नारा ही था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप उसमें सब भाई भाई। और उन्होंने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। जब जिस व्यक्ति की सोच ही ईश्वर अल्लाह एक हो, मैं एक दुआ मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुना दूं कि एक मंजिल के लिए मोटर रेल जहाज इतने मजहब क्यों बने, ये भी खुल गया राज। मैं समझता हूं इसी दोहे के तहत गांधी जी के नजरियात जो थे वो नुमाया थे। लेकिन आज हमारे देश में युवाओं को जो एक सांप्रदायिकता का ड्रॉप लाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की नफरतें जगाई जा रही है, यकीनन मेरे गांधी की रूह इससे खुश नहीं होती होगी। आप देखिए कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इसी देश के अंदर गौ हत्या के नाम पर एक भीड़ होती है, इकट्ठा मार देती है, लेकिन साहब कानून का कोई शिकंजा नहीं है, उनके ऊपर कोई राज नहीं है। और सरकारी अफसरों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर ना तो कोई मेरे देश का विधायक सांसद मंत्री मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है अबू रारा साहब। ये देश किधर जाएगा ये तो राम ही जाने या ईश्वर जाने। स्वामी दीपांकर जी, क्या वाकई में गांधी के नजरिए से हम हटे और मुल्क को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अगर आज हम गांधी की आइडियोलॉजी पर चल रहे होते तो शायद ना हम आपस में बंटते, ना आज मुल्क की यह हालत होती जहां पर आज हम खड़े हैं। बेसिक मैं समझता हूं कि अगर गांधी जी को एक शब्द में परिभाषित करूं या उनकी आइडियोलॉजी को एक शब्द में परिभाषित करूं तो इतना सा कहूंगा कि हिंदू का हा जुड़ता है और मुस्लिम का मां जुड़ता है तब हम बनता है। बिल्कुल समझ रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जो दुनिया ने बाहर निकलने की जो कोशिश या जो एक ताकत ली है उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी बात कहने के लिए,
अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात बोलने के लिए, कम से कम अपने हक की आवाज उठाने के लिए। तो मैं ये समझता हूं निसंदेह हम लोग आज उस पीस ऑफ सिंबल से तो बहुत दूर हो ही गए हैं, हम खुद से भी बहुत दूर हो गए हैं। हम 90% वो बातें बोलते हैं जो बातें हम सुनते हैं। हमारे अनुभव बहुत रेयर होते हैं, इसलिए हम एक्चुअल इथोस को समझ ही नहीं पाते। तो मेरा अपना चिंतन यह कहता है कि गांधी को पढ़ा नहीं जा सकता, गांधी जी को जिया जा सकता है। बिल्कुल। और उन्हें जब जिया जाए तभी उनके बारे में कुछ कहा भी जा सकता है। मुझे आज भी वो शब्द याद है, अक्सर वो एक भजन सुना करते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीतारामा। जब राष्ट्रपति जी उनको पुष्प चढ़ाने गए समाधि पर तो ये भजन भी चल रहा था। उनकी परिकल्पना थी राम राज्य की, और उनकी समाधि पर लिखा है, हे राम, अर्थार्थ के सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, और सब अपने घरों में खुशी से रहें और राष्ट्र की उन्नति हो। तो हम जब तक उस आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें लगता है कि हम गांधी से भी बहुत कोसों दूर होंगे। बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत साहब, जो बातें हमारे पैनल में बैठे हुए लोगों ने कही, चाहे ख्वाजा इफ्तिखार साहब हों, आमिर साबरी हों, अमलेंदु उपाध्याय या स्वामी दीपांकर जी ने, और सबने यही कहा कि गांधी जी की आइडियोलॉजी से दूर हुए तो हमारी सियासत भी एक तरह से परागंदा हो गई, सियासत में भी एक तरह से बहुत सी खामियां आ गई। क्योंकि आप सियासत के बड़े माहिर हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, क्या इस बात को आप मानते हैं कि कांग्रेस भी गांधी जी के आइडियोलॉजी पर एक तरह से कायम नहीं रही? अबू भाई, पहली चीज तो आज गांधी जी की शहादत है, उनको, बापू को नमन। दूसरी बात, जो पूरे पैनल ने कहा, एक बड़ा पुराना शेर था ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, गांधी जी जो थे वो किरदार के गाजी थे और हम सब लोग गुफ्तार के गाजी हैं, सब लोग, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, बहुत साफ सी बात है। तो किरदार के गाजी अगर हम गांधी के एक दशांश भी बन जाएं तो निश्चित तौर पर आपको यह बहस लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक बड़ा पुराना गाना सुनता था मैं कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। गांधी का फलसफा तो बड़ा सिंपल सा है। गांधी के फलसफे को जीने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सच बोलने की आवश्यकता है और दूसरे से मोहब्बत करने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग मोहब्बत कहते तो रहते, करते हैं क्या? हाँ, मेरा सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा भी सवाल यही था कि हम गांधी करते तो हैं लेकिन गांधी के लिए कुछ नहीं करते हैं। गांधी ने जो कहा है उस पर हम अमल नहीं करते हैं। मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं। सच्चाई यह है कि 1950 से लेकर के और आज तक में जो सामाजिक मूल्यों में क्षरण हुआ है, इससे सब लोग सहमत होंगे कि खाली ऐसा नहीं कि खाली पॉलिटिशियंस को कहें, समाज के हर दायरे में, मीडिया हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, आप किसी उसमें आप उठा लीजिए, समाज के हर क्षेत्र में क्षरण हुआ है। तो राजनीति में भी क्षरण हुआ है, आज की डेट में धर्म क्षेत्र में भी क्षरण हुआ है, सब जगहों पर क्षरण हुआ है। गांधी को मानने वाले लोग किताबों में मानते हैं, तस्वीरों में मानते हैं, लेकिन अपने जीवन में गांधी वो सिर्फ अपने बटुए में देखना चाहते हैं और कहीं नहीं देखना चाहते। ये एक आज की डेट की विडंबना है, इसमें इससे कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जो प्रदत्त पॉलिटिकल जमात है, सब में क्षरण आने के बावजूद भी अगर गांधी के विचारों से सबसे नजदीक कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इसका भी हमें गर्व है। बाकी सब लोगों के यहां पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देख लें, किसी को देख लें, तो ये लोग गांधी के नाम पर गांधी के चित्र का तो अपहरण करना चाहते हैं, गांधी के सिद्धांतों को नहीं मानते। अगर ये सिद्धांतों को मान रहे होते तो देश में गौरक्षा के नाम पर हत्याएं नहीं हो सकती, देश में मरी हुई गाय का खाल निकालने के नाम पर जिंदा दलितों की हत्याएं नहीं हो सकती ऊना में। तो मेरा यह मानना है कि गांधी के देश में आप किसी भी जमात की सरकार आ जाए, भाजपा की सरकार आए, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, किसी की भी आए, तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, गांधी ने और गांधी सिर्फ कांग्रेस के हैं क्या? गांधी सिर्फ कांग्रेस के हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अबू हुरैरा साहब, गांधी पूरे देश के हैं, महात्मा गांधी को कांग्रेस से जोड़ना, हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, गांधी उनके किरदार को, उनके पद को कम करना है।
गांधी तो तमाम विश्व के हैं, तमाम दुनिया के गांधी हैं। नहीं, हम तो गांधी खाली हिंदुस्तान के या किसी जमात के गांधी नहीं है। मैं जो भी जो ये बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं इनसे। मैं बिल्कुल कह रहा हूं गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, और सिर्फ कांग्रेस भी हमारी नहीं है, पूरे देश की है, पूरी दुनिया की है। उसी तरीके से गांधी पूरी दुनिया के हैं, लेकिन हमें खुशी और हमें गर्व है गांधी हमारे अध्यक्ष। गांधी देखिए करके भी कोई इनकार नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, फर्क तो यही है। गोपाल शेट्टी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फौरन। मेरा आखिरी सवाल सुरेंद्र राजपूत जी, कि गांधी का नारा कांग्रेस भी लगा रही है और गांधी को अपना मानती है कांग्रेस, लेकिन जो बातें गांधी जी ने कही थी उन पर अब कांग्रेस भी अमल नहीं कर रही है, यह सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल ना ना ना, इस बात से मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम अमल करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। अगर हमारे यहां के 4 आदमी नहीं अमल कर रहे हैं तो बाकी जगहों के 400 नहीं अमल कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो गांधी की कयादत में चलता था, चलता है और चलता रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है किसी भी राजनीतिक जमात के लिए, वो शीर्ष नेतृत्व कहां से चलता है। आज की डेट में हमारे राहुल गांधी जी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन है, लेकिन अगर आप इस समय सरकार के लोगों को देखें तो सरकार गांधी के चित्र का तो अपहरण कर रही है, गांधी के सिद्धांतों को नहीं मानती। ठीक है, गोपाल शेट्टी जी, मैं गोपाल शेट्टी जी से इसका जवाब ले लेता हूं। गोपाल शेट्टी जी, चैन होती, शांति होती। गोपाल शेट्टी जी, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन बार बार यह इल्जाम लगता है, बार बार यह कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ वक्त से गांधी जी का जो एहतराम होना चाहिए था, उनका जो आइडियोलॉजी था, उनका जो नजरिया था, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से गिरावट आई है। मैं बताना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो कल 31 जनवरी है, इसलिए बापू को हम याद करेंगे। बापू को मैं नमन करता हूं, बापू को मैं वंदन करता हूं। और जहां से मेरे कांग्रेसी मित्र ने विषय को छोड़ा वहां से ही मैं प्रारंभ करूंगा जी। उन्होंने कहा कि कोई अगर एक पार्टी गांधी जी के करीब है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं उनके बात से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी नाम के करीब है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हम उनके दिल के करीब है, उनके दिमाग के करीब है और उनके विचारों के करीब है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांधी आइडियोलॉजी, गांधी जी के विचार को लेकर काम करना प्रारंभ किया। सबसे पहला उन्होंने देखे, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को विसर्जित करो, जो कांग्रेस ने किया नहीं, इसलिए ये हालात हम आज देश में देख रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव की ओर चलो। महात्मा गांधी जी ने कभी भी कहा था कि गांव के लोगों को शहर के ओर आओ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शहर गांव की ओर चलो, और मेरे प्रधानमंत्री ने पूरे देश का जो ध्यान है वो गांव की ओर आकर्षित किया। मेरे प्रधानमंत्री ने देखा 18,500 गांव में बिजली नहीं है तो उन्होंने बिजली पहुंचाई। मेरे प्रधानमंत्री ने देखा कि बिजली पहुंच गई लेकिन 4.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं है। महात्मा गांधी जी के विचारों को पूरा करने के लिए 4.5 करोड़ लोगों को बिजली देने का काम उन्होंने किया। मेरे प्रधानमंत्री ने देखा कि महात्मा गांधी जी के विचार थे कि मेरे गांव के बहनें हैं वो चूल्हा ना फूके। गोपाल शेट्टी जी, जो बात कही जा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में मुल्क का माहौल बदला है। गोपाल शेट्टी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गोपाल शेट्टी जी, आज अलीगढ़ का एक वाकया मैं आपको बताता चलूं। गोपाल शेट्टी जी, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। आज अलीगढ़ का एक वाकया जहां पर भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी का बाकायदा एक पोस्टर लगाया और उसके ऊपर गोलियां चलाई। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए। और गोडसे की तस्वीर लगाई और उस पर बाकायदा फूल मालाएं चढ़ाई गई। ये मुल्क कहां जा रहा है? हम कहां जा रहे हैं गोपाल शेट्टी जी? आज के समय पर मैं आपको वही बता रहा हूं, आज के समय पर जब देश इतना आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश के लोगों के मानसिकता बदल रही है, ऐसे समय पर ऐसा कृत्य अगर कोई करता है तो उसका निंदा करना चाहिए। हम निंदा करते हैं। हम महात्मा गांधी जी के विचारों नहीं, तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से लगातार इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, सरकार का काम सरकार करेगी, पुलिस है, कायदा है, न्यायालय है। किसी भी हिंदुस्तानी की एक बात, वो महात्मा गांधी की तस्वीर पे कालक पोते और उस पर गोलियां चलाए, आप ये बताइए कि ये जुर्रत कहां से पैदा हो रही है? ये जमीन कहां से मिल रही है? वो कौन जिम्मेदार है? स्क्रीन पर मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो विजुअल्स भी आप देख सकते हैं के लोगों का। अलीगढ़ के गोपाल शेट्टी जी जो तस्वीरें वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप सुनिए ना,
मुझे अपनी बात को तो रखने दीजिए जी। मैं कह रहा हूं कि ऐसे मानसिकता के लोगों का हम निंदा करना चाहिए, ऐसे लोगों की निंदा करना चाहिए और हमको महात्मा गांधी जी के विचारों का भारत निर्माण करना चाहिए। जिस काम में मेरे देश के प्रधानमंत्री लगे हैं, सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सिर्फ निंदा होगी गोपाल शेट्टी जी? गोपाल शेट्टी जी, ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ निंदा होगी? मैं कह रहा हूं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मोदी का कोई सोशल मीडिया पर अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द कह देता है तो उसे जेल हो जाती है। और बाबा कौम महात्मा गांधी के खिलाफ जो इस तरह से करता है उसके खिलाफ सिर्फ निंदा काम करेंगे। गोपाल शेट्टी जी, पुलिस वाले का काम करेंगे, जाती है गांधी जी के साथ में, आप सिर्फ कह रहे हैं हम सिर्फ उनकी निंदा करते हैं। हमारे हाथ में जो है वो काम हम करेंगे। हम तो कहते हैं ना कि ऐसे मानसिकता का हमने निंदा करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का लोकल यूनिट कहाँ है मुझे तो ये बता दीजिए ना। विचार बुरा सुरेंद्र राजपूत जी, जो अलीगढ़ की तस्वीरें वो आप भी देख रहे हैं, यह हालात अभी आप कह रहे थे कि हालात कुछ दिनों से बदले हैं। गोडसे के मानने वाले नाथूराम गोडसे की जो तस्वीर है, जो पोर्ट्रेट है, उस पर मालाएं चढ़ा रहे हैं और बाबा कौम के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ क्या हो रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? देखिए, मुझे लगता था कि शायद जी मुझे यही लगता था कि गोपाल शेट्टी साहब कम से कम इस चीज के लिए कहेंगे कि कठोर कार्रवाई होगी। अब यहीं पर इनकी कथनी और करने में, तभी तो मैं कहता हूं ये गांधी के चित्र का अपहरण करते, सिद्धांतों का अपहरण नहीं करते। सिद्धांतों का अपहरण करते तो हम इनको प्रणाम करते। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के खिलाफ इस तरीके की किसी ने सोशल मीडिया पर किया होता तो अब तक वो जेल में होते। उत्तर प्रदेश में मेयर से लेकर के और देश में प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनकी सरकार में ऐसे अवांछित और अवांछनीय और असामाजिक तत्व फल फूल रहे हैं और उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी को क्या कहें? रही बात ग्राम स्वराज की ओर ले जाने, 6 लाख मैं कमर्शियल ब्रेक पर जाऊंगा शेट्टी जी, ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि मुल्क को महात्मा गांधी के नजरिए की जरूरत है या नाथूराम गोडसे की, और बड़ा सवाल यह भी है कि गांधी जी के नजरिए को या उनके जो ख्वाब हैं, उनके जो सपने हैं, उसे कैसे साकार किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। खुलूस, मेहर और मोहब्बत से जगमगाता हुआ चिराग एक ही काफी है रोशनी के लिए। आज हम बाबा कौम महात्मा गांधी पर बात कर रहे हैं और सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदुस्तान महात्मा गांधी के ख्वाबों का हिंदुस्तान कैसे बनेगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अदम तशद्दुद के पैगंबर महात्मा गांधी खुद आज तशद्दुद के शिकार हैं। जिस तरह से जो कुछ अलीगढ़ में हुआ, अब सवाल यह उठता है कि ऐसे हालात में मुल्क को महात्मा गांधी के नजरिए की जरूरत है या गॉडसे के नजरिए की? किस तरह से इन हालात को आप देखते हैं ख्वाजा साहब? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा एक हिंदुस्तानी के लिए तकलीफ की बात नहीं हो सकती कोई कि हम अपने बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन की तस्वीर के कालक पोतें और उस पर गोलियां चलें। मुझे पूरी तवक्को और इस बात की पूरी उम्मीद है कि बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी को लेकर बहुत बढ़ चढ़कर बातें की हैं और मैं ये मानता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है यकीनन वो उसमें पूरे तरीके से विश्वास रखते होंगे। आज ये जो वाकया हुआ है इस पर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वो ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी लें और इस हवाले से जो कार्रवाई ज़रूरी है वो कार्रवाई तो की ही जाए। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन 70 सालों में ऐसा क्या हिंदुस्तान में हुआ कि बजाय इसके कि गांधी के नज़रियात जो हैं वो फलते फूलते, आपसी मोहब्बत बढ़ती, आपसी मेल मिलाप बढ़ता, यानी गॉडसे को लेकर लोग जो हैं उसकी पजीराई करते हुए दिखाई देते हैं। गॉडसे की बातें होती हैं, गॉडसे के नाम के मंदिर बनाने की बातें होती हैं। आज ये मोहतरमा आप देखिए, इनके हाथ में पिस्टल है और ये पिस्टल चला रही हैं गांधी जी की तस्वीर पर। ये कौन सा हिंदुस्तान है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान की पहचान तमाम दुनिया में
गांधी की जात से है, और गांधी का मतलब है कि अमन का पैगंबर, गांधी का मतलब है आमिर साबरी साहब, अहिंसा का पैगंबर, बिल्कुल, गांधी का बिल्कुल, मतलब है कि एक ऐसी आमिर साबरी साहब, अलीगढ़ के इस वादे को आखिर किस तरह से लिया जाए? क्या वाकई में ये सिर्फ एक मौका है जब गोडसे की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए, या वाकई में मुल्क की तस्वीर बदल रही है? गोडसे के नजरिए को मानने वाले एक तरह से अब निकलकर सामने आ रहे हैं, गांधी के नजरिए को दबाने की कोशिश की जा रही है। साहब आपने बिल्कुल सही अबू हुरैरा साहब आपने सही तस्वीर दिखाई। मैं यही कहने वाला था कि अलीगढ़ की जो घटना हुई है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, कम है। बड़े अफसोस की बात यह है कि पुतला ही नहीं बनाया गया, बाकायदे उसके अंदर किसी भी जानवर का खून का वो रखा की थैली लगाई गई, और जब मोहतरमा ने मैडम ने गोलियां चलाई तो बाकायदे नीचे खून टपका, उसके बाद उस पर पेट्रोल डाला गया, उसको जलाया गया। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल इस देश और प्रदेश की नहीं हो सकती। और उससे ज्यादा अफसोसनाक हाल यह है कि हमारे सांसद जी कह रहे थे कि अभी तक सांसद जी ने स्पष्ट नहीं किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल यह है अबू हुरैरा साहब, बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो सबका विकास सबके साथ की बात करती है, दूसरी तरफ एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करती है। अब आतंकवाद का दूसरी परिभाषा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं सांसद जी से। गोपाल शेट्टी जी, आपने तस्वीरें अलीगढ़ की देखी। गोपाल शेट्टी जी, क्या वाकई में ये तस्वीरें सिर्फ निंदा के लायक हैं? सिर्फ निंदा होनी चाहिए ऐसे लोगों की? गोपाल शेट्टी, मैंने बहुत, आप सुनिए ना, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, मैं उर्दू भाषा का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मुझे उर्दू आती नहीं है और शायद आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आती होगी। नहीं, बिल्कुल आप हिंदी बोलिए, हम हिंदुस्तान के हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं। मानसिकता रखने वाले लोगों का हम निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश की पुलिस, मेरे देश की जो भी एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था के माध्यम से कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पर क्या रोक लगाई जाएगी? जिस काम में मेरे देश के प्रधानमंत्री भारतीय हिंदू महासभा के ये कार्यकर्ता हैं दिन रात गोपाल शेट्टी जी, ये सब जो षड्यंत्र है, ये मेरे पार्टी को और बहुसंख्य के हिंदू समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मानसिकता के लोगों के विचारों कोई ना जाए, तो इनके खिलाफ फिर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दीजिए। कृत्य के इस प्रकार के विचार के लोगों के ऊपर पुलिस के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, इसे गोपाल शेट्टी जी एक षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल षड्यंत्र है, ये सच बात कह रहे हैं गोपाल शेट्टी जी। लेकिन षड्यंत्र किसका है, उसके लिए एक छोटा सा शेर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। गोपाल शेट्टी साहब, आपको अगर कार्रवाई करनी होती और आपकी सरकार को कार्रवाई करनी होती तो आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, अब तक उठा करके टांग दिया होता है इन लोगों को। आज ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे न भेज रहे होते। बुलंदशहर से लेकर के कासगंज से लेकर के, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं आप करेंगे कब करेंगे, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, और खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। शायद ये वीडियो बनाया आपने, शायद ये कृत्य भी आपने किया है, ये वीडियो पे मैसेज भी आप ही भेज रहे हो। ये मेरे पार्टी को, सरकार को बदनाम करने के लिए, जो 300 से ज्यादा सीट लेकर 2019 के चुनाव में जीत करने वाली है, उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए षड्यंत्र आप लोग रच रहे हो, ऐसा मैं कहूंगा। गोपाल शेट्टी जी, हाँ नहीं, सुरेंद्र जी पहले आप जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, नहीं, अबू हुरैरा जी मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल मैं गोपाल शेट्टी साहब के इस आरोप को भी मैं सहमत हूं। अगर ये षड्यंत्र भी है तो जो लोग भी करें, चाहे कांग्रेस करे, चाहे सपा करे, चाहे बसपा करे, और चाहे गोपाल शेट्टी की पार्टी करे, उन लोगों को उठा करके आप फांसी दो। ठीक, संविधान के तहत आप फांसी दो उनको, हम आपके साथ में। आप इस तरीके के निंदनीय ओछे आरोप लगा करके बच नहीं सकते। आपने FIR की क्या बात करते हैं आप? ऐसा कृत्य करने वाले लोगों के लिए अगर संविधान में आपको शर्म नहीं आती है? आप एक सांसद है, इतने बड़े सांसद हैं, सांसद बिल्कुल। मैं सुरेंद्र आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है।
हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में एग्जीबिशन में आग लगी है। भयानक आग लगी है। लोग खौफ की वजह से इधर उधर भागने लगे हैं। आग बुझाने का काम इस वक्त जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद नुमाइश से आ रही है। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। कोई जानी नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला मौके वारदात पर मौजूद है। तस्वीरें भी शुरुआती तौर पर आ गई हैं। हैदराबाद की ऑल इंडिया एग्जीबिशन हैदराबाद में चल रही है। 1 जनवरी से शुरुआत हुई थी इस एग्जीबिशन की। 15 फरवरी तक ये एग्जीबिशन चलती है। 1.5 माह तक ये एग्जीबिशन चलती है, जिसमें अचानक आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग है। जो लोग एग्जीबिशन में मौजूद थे, दुकानदार या जो लोग नुमाइश देखने के लिए गए थे, उनमें एक खौफ और डर है और एक अफरा तफरी मच गई। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हैदराबाद नुमाइश ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों की तादाद में दुकानें लगी हुई थी। वहां पर अचानक आग नमूदार हुई, आग लगी है और आग लगने के बाद अफरा तफरी का आलम है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह नहीं पता चल पाई है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला मौके वारदात पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। डर के मारे लोग इधर उधर भागते देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों में। कितनी भयानक ये आग है और बड़ा माली नुकसान हुआ है, क्योंकि हजारों की तादाद में नुमाइश में दुकानें लगती हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग यहां पर अपनी दुकानें लेकर आते हैं। यह भयानक आग आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके वारदात पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर अभी यह नहीं पता चल सका है कि आग किस वजह से लगी है, क्योंकि हजारों की तादाद में दुकानें होती हैं। लाइटिंग का बहुत बड़ा इंतजाम होता है और हजारों की तादाद में रोजाना लोग नुमाइश जाते हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके वारदात पर मौजूद हैं। पूरा अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। तो हैदराबाद की ऑल इंडिया एग्जीबिशन कुल हिंद सनती नुमाइश में यह आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजूहात अब तक वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। लेकिन जितनी भयानक आग है, ऐसे में माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और इस आग लगने के बाद लोगों में एक अफरा तफरी मच गई। हैदराबाद की नामपल्ली की नुमाइश, जहां पर हजारों की तादाद में लोग रोजाना जमा होते हैं। और चलिए सीधे हैदराबाद का रुख करेंगे। मैं नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनीस, कितनी देर पहले ये आग लगी थी और अब इस वक्त अपडेट क्या कुछ है आपके पास इस आग को लेकर? देखिए, अबू ये तकरीबन 35-40 मिनट पहले ये आग देखी गई और ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर आंध्रा बैंक की जो स्टॉल थी उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाकया रोनुमा हुआ है। ये एक अच्छी बात यह है, अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपना बयान जारी किया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ जो है स्टॉल्स को आग लगने के बाद लोग भौरी वहां से भाग खड़े हुए और तमाम लोग महफूज हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो है फायर इंजन आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। किसी को उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोग काफी बड़ी तादाद में वहां जमा हो चुके हैं। आज बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में लोग नुमाइश को गए थे लोग, क्योंकि अभी ये नुमाइश का आखिरी दौर चल रहा है। जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा वो एरिया है जहां पर आग लगी है? देखिए, ये जो बैंक्स वगैरह के जो स्टॉल्स होते हैं, ये बिल्कुल जो नुमाइश के वक्त में, जो नुमाइश के बीच में जो है ये स्टॉल्स होते हैं, ये काफी बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं। इसमें बहुत ही कम लोग जो है वहां पर जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो इनके जो डिस्प्ले वगैरह होते हैं, जो बैंक्स वगैरह के जो स्कीम्स होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं, तो वहां पर कम लोग जाते हैं। लेकिन जो है ये जो आग लगी थी तो वहां पर कहा जा रहा है कि लोग बहुत कम थे, विजिटर्स भी बहुत कम थे और इक्का दुक्का जो है वो जो बैंक के जो एम्प्लॉइज थे उसमें वहां थे। बिल्कुल, अनीस आपने बताया कि 35 से 40 मिनट पहले आग लगी थी। इस वक्त हालात कैसे हैं नुमाइश के, एग्जीबिशन के? इस वक्त जो है वहां पर आग को बुझाने का जो सिलसिला है वो जारी है और समझा जा रहा है कि आग जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि ये जो स्टॉल्स हैं वो वक्त में है, तो
जो जो सिलसिला होता है वो जो एक दूसरे को जो स्टार्स वहां पर लगे होते हैं वो सिलसिला वो उस तरह का नहीं है। तो ये समझा जा रहा है कि जो आग है वो फैलकर दूसरे जो है स्टार्स तक नहीं जाएगी और जो उसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल अनीस, ये तो अच्छी खबर है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जिस तरह की आग दिख रही है, माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टाल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा माल जो है वहां पर रखा जाता है, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है बहुत लोग आते हैं, तो जो दूसरे स्टेट के लोग होते हैं वो काफी जो है अपना माल लेके आते हैं। तो कल मालूम होगा कि कितने स्टॉल्स जले हैं और कितना माली नुकसान हुआ है। अब बहुत बहुत शुक्रिया अनीस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शॉर्ट सर्किट की एक वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से यह आग लगी। हालांकि अनीसुर रहमान जैसा कि बता रहे थे कि अब इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अच्छी खबर यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि माली नुकसान कितना हुआ है इसका आने वाले दिनों में एक तरह से अंदाजा लगाया जाएगा। लगातार हम बात कर रहे थे, ये तो हैदराबाद की आग थी, लेकिन मुल्क में जिस तरह से नजरियात की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, हम इसी पर बात कर रहे थे। मैं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा कि मुल्क में गांधी के नजरिए के पैरेलल गॉडसे के नजरिए की जो एक बात की जा रही है और अब उस नजरिए को थोपने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी मिसाल आपने अलीगढ़ में देखी। और कुछ दिनों से एक तरह से यह बात बिल्कुल आम सी है, या यूं कहा जाए कि गोडसे के मानने वाले खुलेआम बाहर निकल कर आ रहे हैं। इसे कैसे देखा जाए? देखिए, इसको ऐसे देखा जाए कि ऐसा नहीं है कि गोडसे के मानने वाले पहले नहीं थे, पहले भी थे गोडसे के मानने वाले। और चूंकि विचार है गोडसे का भी, एक तो वो विचार जब पैदा हो जाता है वो मरता नहीं है, उसको कमजोर किया जा सकता है। लेकिन जो ये ताकत मिल रही है इस विचार के लोगों को जो आगे बढ़कर के आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उनको है, या सत्ता का उनको इशारा होता है, या वो ये समझते हैं कि हमको सत्ता का संरक्षण है। अगर सत्ता का संरक्षण नहीं भी होता है, इस घटना से पहले अभी शेट्टी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि निंदनीय है, इस पर किया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि शेट्टी जी की पार्टी के ही एक सांसद जी ने बाकायदा गोडसे को कहा था, स्तुति की थी गोडसे की, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। राज्यसभा के अंदर जो सवाल उठाए गए गांधी जी की हत्या की परिस्थितियों को लेकर के, वो किसने उठाए, ये भी चीज है। और देखिए, सिर्फ गांधी जी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। गांधी जी का नाम तो बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप गांधी को किस तरीके से जीते हैं। गांधी जीने की चीजें, जैसे सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे, हालांकि बहुत सी कमियां आई हैं कांग्रेस के अंदर भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस अगर अपनी जगह जमी रहती और गांधी के विचारों पर अच्छी तरीके से पालन कर रही होती, तो जाहिर तौर पर इन लोगों को इतनी ताकत नहीं मिल पाती कि इस तरीके से आगे बढ़ पाते। गोपाल शेट्टी जी, जो बात अमलेंदु उपाध्याय कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को रहता है, क्या आप मानते हैं इसे? हेलो गोपाल शेट्टी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मेरी सरकार संविधान, जी ठीक है, मेरी सरकार संविधान से चल रही है। मेरी सरकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाए हुए संविधान के मुताबिक चल रही है। मेरी सरकार महात्मा गांधी जी के विचारों से चल रही है। और ऐसे कोई भी कृत्य जो देश के लिए हानिकारक हो, मानवीय समाज के लिए हानिकार हो, ऐसे कृत्य करने वालों के साथ में मेरी सरकार या मेरे सरकार के लोग या मेरे सरकार के विचार भी दूर दूर तक उनको छूने का कभी प्रयास नहीं कर सकती है। हम बहुत ही पारदर्शिता से काम करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट रूप से 2014 जिन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगेगी। देश में न्यूज 18 उर्दू पर आप यकीन दहानी कराइए, जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय हिंदू महासभा, उस पर आप लोग रोक लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे, बैन करेंगे उसे। देखिए, सरकार नाम की एक चीज है, कायदा है, न्याय है, सारे लोग बैठकर बातचीत करते हैं, तब होता है। हमारे देश में कोई हुक्मशाही नहीं है। जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्था के माध्यम से काम होगा और मेरी सरकार निश्चित करेगी। ठीक है, ये देखने आने वाले दिनों में इससे भी देखा जाएगा कि भाई जिन लोगों ने बापू की एक तरह से अपमान किया है, सर शर्म से झुक जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें हैं गोपाल शेट्टी जी, ऐसे में देखना हो क्या वाकई में सरकार कुछ सख्त कदम उठाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सिर्फ 20 सेकंड आपको दूंगा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब के पास जाना मुझे। जी, बापू का अपमान अगर देश में सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये देश कहा था
कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। याद रखिए, जिस आदमी ने आज बापू के तस्वीर के ऊपर गोली चलाई है, कल वो आपके नेताओं के ऊपर गोली चलाएगा। गोपाल शेट्टी साहब, जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक आप लोग उनका सपोर्ट करते हैं, भले ही चुप रह करके सपोर्ट करें, गोवलकर की बंच ऑफ थॉट जिस तरीके से आप लोग मानते हैं और सावरकर जिस तरीके से गोडसे का मुकदमा लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि कल की डेट में ये लोग आपके पीछे भी पड़ेंगे। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, हिंसक लोग हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो आज की डेट में, कल ये आपके पीछे पड़ेंगे, तब आपको हमारी बात याद आएगी। आज आप इनको संरक्षण देना बंद करिए, कहने की बात, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। मैं वाइंड अप करूंगा। उससे पहले गांधी जी के जो तालीमात उनकी है, उनके जो पैगामात है, उसे आम किस तरह से किया जाए, क्योंकि इतने सालों के बाद भी हम देखते हैं गांधी जी का नजरिया जिस तरह से मुल्क में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सी कमियां हैं। कैसे इसे आम किया जाए? क्या इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि गांधी जी आइडियल हिंदू भी हैं और आइडियल हिंदुस्तानी भी हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, अभी हमारे अमरेंदु भाई ने शुरू में एक बात कही थी कि गांधी जी जो हैं उनको जिया जाना चाहिए। जिया जाने का मतलब यह है कि मैं अहिंसावादी बनूं, बिल्कुल सही है, मैं एक ग्लोबल सिटीजन बनूं, मैं एक ऐसा इंसान बनूं जिसके अंदर दूसरे के इंसान के लिए एहतराम का जज्बा हो, मोहब्बत का जज्बा हो, को ओनरशिप का जज्बा हो, कंपेनियनशिप का जज्बा हो, पार्टनरशिप का जज्बा हो, साथ चलने का जज्बा हो। अब इसमें मुल्क के तालीमी निज़ाम का हिस्सा है, इसमें मीडिया का किरदार है, इसमें असातिज़ा का किरदार है, सरकार का किरदार कितना देखते हैं, सरकारों का किरदार कितना देखते हैं, का किरदार है इसमें। आप इसमें ख्वाजा साहब सरकारों का किरदार कितना देखते हैं? बीजेपी तो 5 साल से है, कांग्रेस भी इसमें रही है, का किरदार है, तमाम लोगों का इसमें किरदार है। इसमें मुझे, लेकिन एक बात मैं आखिर में ये और जरूर कहना चाहता हूं, देखिए, एक मुझे अबू हुरैरा साहब 10 सेकंड दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान जो है ये एक सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क का मतलब ये होता है कि सेकुलर मुल्क में रियासत का मजहब नहीं होता। एक बुनियादी तब्दीली जो पिछले दिनों में आई और देखने को मिल रही है, वो ये है कि रियासत कहीं ना कहीं एक मजहब खास की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है, और ये समझ लीजिए कि ये जो रुख है ये हिंदुस्तान की जड़ को हिलाएगा, और ये हिंदुस्तान की जो आईन है, उसकी जो रूह है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करेगा। रियासत बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पर सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। और गांधी के नाम पर जिस तरह की लड़ाई चल रही है, गांधी को अपना जिस तरह से जो अपनाया जा रहा है, इसमें एक इत्तेहाद की जरूरत है, इसमें करीब आने की जरूरत है, और सबको मिलकर गांधी के नजरिए को आम करने की जरूरत है। मैं इस शेर पर वाइंड अप करूंगा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल शेट्टी जी, अमरिंदु उपाध्याय जी, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, आमिर साबरी साहब और स्वामी दीपांकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।